Hello students, hope you all are safe and sound at your place. Students, now I am taking up your mathematics education DLED second year and today's topic is process of generalization. Process of generalization जैसा कि आपने पहले भी करा होगा and the next is pattern recognition in numbers. तो सामान्यीकरण की प्रक्रिया क्या है उसको जानने से पहले हम जानेंगे सामान्यीकरण क्या है, सामान्यीकरण कैसे किया जाता है, सामान्यीकरण की गणित में कितना महत्व है और जो पैटर्न है नंबर्स में बनते हैं उनको हम कैसे जनरलाइजेशंस तक लेके जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये स्टोरी को रीड करना है आपने अच्छे से और आपने उसके बाद अपनी स्टेटमेंट्स जो आएंगी देखनी है कौन सी सही लग रही है आपको। So ants are one of the most widespread insects in the world. Ants are called social insects because they live in colonies made up of other ants. A colony may have a few dozen or several million ants living in it. तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं ये फ्यू डजन आपके पास एंड्स उनका ऐसा रहता है घर और ये जो आपके पास है मिलियंस ऑफ एंड्स उनकी कॉलोनी जो रहती है इतने बड़ा उनका घर रहता है। नेक्स्ट है एंड्स इन अ कॉलोनी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। वर्कर्स एंड्स look for food, take care of the young. Soldier ants defend the nest from invaders, and the queen ant lays eggs. These are the three main groups in a ant colony. So हमने इसको पढ़ के ये जाना कि एंट डजन्स में भी रहते हैं, मिलियंस में भी रहते हैं। एंट्स की थ्री मेन ग्रुप्स रहते हैं, वर्कर्स एंट, सोल्जर एंट, क्वीन एंट, और वो अपने अपने काम सभी करते हैं। अब जब ये स्टोरी रीड करते हैं या आप हिंदी में भी करते हैं तो उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो निष्कर्ष निकालना है उसी को हम कहते हैं सामान्यीकरण करना, या हम कई चीजों को देखते हैं फिर एक स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसी को हम कहते हैं सामान्यीकरण करना। वही आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है ऑल एंड्स लिव इन लार्ज कॉलोनीज। इसमें हम देखेंगे कि ये कितनी सही है। तो हमें लगता है ऑल एंड्स लिव इन लार्ज कॉलोनीज थोड़ी वैलिड सी जनरलाइजेशन सामान्यीकरण नहीं है क्योंकि हमने स्टोरी में पढ़ा कुछ डजन्स में भी रहते हैं। नेक्स्ट है ऑल एंड्स वर्क टू डिफेंड द कॉलोनी। तो ये भी हमें पढ़ने के बाद जिसने ये स्टेटमेंट दी है इट डिपेंड्स कि उसने स्टोरी को कैसा पढ़ा है। तो सारी की सारी एंड्स डिफेंड नहीं करती हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ सोल्जर्स हैं, क्वीन जो है वो एग्स ले करती है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल एंड्स इन अ कॉलोनी हैव अ जॉब। तो हमें ये लगता है ये एकदम सटीक सामान्यीकरण थर्ड स्टेटमेंट हमें देती है जो इस कहानी से पूरा पूरा मैच करता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये जनरलाइजेशन है, ये निष्कर्ष हैं जो स्टोरी पढ़ने के बाद हमने निकाले हैं। तो हम मैथ्स में जनरलाइजेशंस करते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, वो हम आगे आगे जानेंगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा। अब आता है सामान्यीकरण की प्रक्रिया। तो सामान्यीकरण जब हम करते हैं तो पूरी प्रोसेस रहती है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो निष्कर्ष निकालना है उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो according to Wikipedia, a generalization is a form of abstraction whereby common properties of specific instances are formulated as general concepts. मीनिंग क्या है इसका कि हम पर्टिकुलर विशिष्ट उदाहरण लेते हैं, उन जो भी हम चीजें देख रहे होते हैं उनमें हम एक जैसी होनी चाहिए चीजें। अगर ट्रीज को देख रहे हैं तो ट्रीज के साथ फ्रूट्स का कंपैरिजन नहीं करना है। तो ट्रीज ही देख रहे हैं हम तो हम पूछ लेते हैं कि कैसे कलर के पत्ते रहते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं ग्रीन कलर के रहते हैं। तो इस तरह के स्पेसिफिक इंस्टांसेस लेने हैं, उसमें कॉमन चीज को ऑब्जर्व करना है और जब कॉमन चीज को ऑब्जर्व करके हम एक निष्कर्ष या एक स्टेटमेंट देते हैं लास्ट में, उसी को जर्नलाइजेशन कहते हैं, जैसा कि हमने पिछली स्टोरी में करा। एक सामान्यीकरण अमूर्तता का एक रूप है जिसके तहत विशिष्ट उदाहरण के सामान्य गुणों को सामान्य अवधारणा या दावे के रूप में तैयार किया जाता है।
अर्थात विशिष्ट उदाहरणों में हम कुछ कॉमन चीज, कुछ सामान्य गुण देखते हैं और उस सामान्य गुण को देखते हुए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट बनाई उसी को हम सामान्यीकरण कहते हैं। और हम ये स्टेटमेंट्स और जनरलाइजेशंस करते ही रहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे हम देते हैं स्टेटमेंट्स हैं, ऑल पपीज आर क्यूट, ऑल crows आर ब्लैक, ऑल ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। अब हम ये कह देते हैं द स्टूडेंट रोहित ऑफ माय क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जितनी भी जनरलाइजेशंस हैं, अगर मैं कह रही हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो बेस्ड होगा मेरे इस बात पे कि मैंने उसके आज दिन तक नंबर देखे होंगे कि मैथ में टेस्ट में भी अच्छे लेता है, टर्म एग्जाम में भी अच्छे लेता है। तो जब मैंने इतनी ऑब्जर्वेशन करी, देन मैंने टैग लगा दिया कि रोहित इंटेलिजेंट बॉय है। तो ये जो टैग लगाना है, दिस इज जर्नलाइजेशन। तो इन्हीं को, ये जर्नलाइजेशन मैथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम जल्दी से जानेंगे कि वैलिड जनरलाइजेशंस या ट्रू जनरलाइजेशंस क्या होती है, क्योंकि गणित आप जैसे कि जानते हैं एक एग्जैक्ट साइंस है, वहाँ एग्जैक्टनेस चाहिए हमें। ऐसा नहीं है स्टेटमेंट दे दी और कह दिया कि ये जो है एग्जैक्ट है। तो हम कहते हैं वैलिड जनरलाइजेशन है विच हैव फैक्ट्स टू सपोर्ट देम, लॉजिक रहता है उनमें, प्रूवन विद सेवरल एग्जांपल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेवरल एग्जांपल्स के साथ प्रूव करते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। इनवैलिड जनरलाइजेशंस रहती हैं, डोंट हैव फैक्ट्स टू सपोर्ट देम। कोई अगर आके कह दे आपने जो ये बोला ये गलत है, मैं इसको गलत प्रूव कर सकता हूँ, तो हमारी जनरलाइजेशन उसी टाइम अगर मैंने उसको वैलिड बोला है तो वो इनवैलिड हो जाती है, अगर उसको कोई रॉन्ग प्रूव कर देता है। इसलिए जो इनवैलिड जनरलाइजेशंस होती हैं उनको कई बार फैक्ट्स नहीं मिलते हैं सपोर्ट करने के लिए, दे आर नॉट लॉजिक बेस्ड एंड दे कैन बी प्रूवन रॉन्ग। तो जो आपने आज निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष को कोई बताए, प्रूव करे कि ये गलत हो गया, तो एट दैट टाइम वो जनरलाइजेशन इनवैलिड हो जाती है। अब हम जानेंगे इनवैलिड जनरलाइजेशन और वैलिड कैसे हम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा ऑल पपीज आर क्यूट, है ना, तो इसका ये इनवैलिड है। कोई कह सकते हैं कि मैंने एक ऐसा भी पप देखा है जो इतना क्यूट नहीं है, तो most puppies are cute, this is valid generalization. Next comes all kids go to school। अब कोई कहेगा, अब all kids go to school, उसके लिए अगर किसी के मोहल्ले के सभी बच्चे जाते हैं तो उसके लिए ये वैलिड है। लेकिन जैसा कि गणित विषय है, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आपने सैंपल साइज कितना लिया। हमें डिपेंड करता है कि अगर मैं स्टेटमेंट देती हूँ ऑल किड्स गो टू स्कूल, तो मतलब कि अगर सारे के सारे, अगर मैं कहती हूँ हिमाचल के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन एक भी बच्चा अगर निकल आता है और वो कहते हैं ये स्कूल नहीं जाता, तो उसी टाइम मेरी ये स्टेटमेंट गलत हो गई कि हिमाचल के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसलिए वैलिड स्टेटमेंट है मोस्ट किड्स गो टू स्कूल। मीनिंग मेरा यही समझाने का है कि जो भी हमने जनरलाइजेशन करनी है बहुत सारे स्पेसिफिक उदाहरणों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। अगर कोई उसको प्रूव कर देता है जो मैंने कहा कि ये गलत है, तो वो जनरलाइजेशन वैलिड नहीं रहती है। सिमिलरली ऑल ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स, कोई कहता नहीं, मैंने तो वो भी देखे हैं जिनके ग्रीन नहीं रहते, येलो रहते हैं, पर्पल रहते हैं, तो स्टेटमेंट वैलिड रहेगी मोस्ट ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स। तो ये हमारी वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। तो एक बार फिर से हम आते हैं कि समानीकरण है क्या। समानीकरण है is a broad statement about a group of people or things and it states something they have in common। आगे हम देखेंगे मैथ्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कॉमन चीज है किसी ग्रुप ऑफ पीपल में या चीजों में, उसको ऑब्जर्व करना है और फिर हमने निष्कर्ष निकालना है, उसी को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। इसीलिए मैंने पहले स्टोरी से स्टार्ट किया, आपने स्टोरी पढ़ी, स्टेटमेंट्स थी, फिर हमने देखा सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी थी, और वो स्टेटमेंट्स जो हम निष्कर्ष निकालते हैं उन्हीं को कहते हैं जनरलाइजेशंस। Along with generalization, we can also infer and draw conclusion। जनरलाइजेशन itself ही कंक्लूजन रहता है, कितना सही कितना गलत है दैट इज बेस्ड कि आपने कितने एग्जाम्पल्स को स्टडी करके वो जनरलाइजेशन बनाई है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि गणित में क्यों सिखा रहे हैं सामान्यीकरण करना, क्या महत्व है गणित में सामान्यीकरण की प्रक्रिया का। तो हम कहते हैं जनरलाइजेशंस आर द लाइफ ब्लड ऑफ मैथमेटिक्स। जनरलाइजेशंस allow students to think about computations independently।
अब मैं यहाँ पे ये चीज आपको समझाना चाहूंगी कि गणित में जितने भी परिभाषाएं हैं, ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर जितनी परिभाषाएं हैं, जितने सूत्र हैं, वो बेस्ड ही जनरलाइजेशन पे है, सामान्यीकरण ही किया हुआ है कुछ सामान्य गुणों को देखते हुए हमने चीजों का। और जब सामान्यीकरण किया हुआ है उसके बाद एक स्टेटमेंट दी है, वही परिभाषाएं हैं और वही सूत्र बनते हैं। तो गणित में सामान्यीकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गणित में परिभाषा या फॉर्मूले जो हम याद कर लेते हैं वो एक उसकी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। वो हमें ये नहीं पता कि ये बना कैसे, वो प्रोसेस नहीं पता हमारे को फॉर्मूला बनने की। तो जब क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट होता है तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं आता, हम एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाते, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। जहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आए तो हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं आता। तो उसका कारण मेन ये रहता है कि फॉर्मूला इज ए कॉम्पैक्ट फॉर्म और हमें चाहिए कि पूरी प्रोसेस पता हो ये बना कैसे। तो वहां पे हमें जनरलाइजेशन करना बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जनरलाइजेशंस हैं वो लाइफ ब्लड है मैथमेटिक्स की। और अगर हम इस तरह से नहीं सीखते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनमें कॉमनैलिटी ढूंढना, तो गणित शिक्षण जो है, मतलब गणित पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम आते हैं कैसे कॉमन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे की जाता है। तो आप देखें, इन मैथमेटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन वी वांट अ डिसीजन रूल व्हिच कैन क्लासिफाई एग्जांपल्स ऑफ पैटर्न्स क्विकली। हमें एकदम डिसीजन रूल बनाना होता है पैटर्न के ऑब्जर्वेशन के बाद। कई बार बनता है, कई बार नहीं बनता है। तो आप देखेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर सीक्वेंस। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सीक्वेंस। सीक्वेंस वो चीज होती है आपकी जिसमें एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स रहते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे 0 2 4 6 8 इस तरह से ये सीक्वेंस चलती जा रही है। 100 है, उसके बाद फिलअप्स हैं। अब मैं कहूँ कि 100 के बाद क्या नंबर आएगा और उससे नेक्स्ट क्या आएगा, उससे नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे आपको नंबर्स देखने हैं। 100 के इधर इधर कितने आएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपके पास एक सीक्वेंस है, आप देख रहे होंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। ये जो मैंने आपको सीक्वेंस दी, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ये। तो हमने कहा था जनरलाइजेशन में स्पेसिफिक चीजों में कॉमनैलिटी ढूंढते हैं। तो अब आप कॉमन चीज क्या देख रहे पा रहे होंगे, आपने देख भी लिया होगा कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब अगला नंबर आ रहा है जब हम पिछले में दो प्लस कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर। और ये हमेशा ही होता जा रहा है, जितने भी नंबर्स दिए कहीं पे भी ये चेंज नहीं हुआ है पैटर्न। ये 2 ऐड करके वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर। तो ये जो कॉमन चीज आपने ऑब्जर्व कर लिया, अब कि 2 ऐड करना है, दिस इज कॉमनैलिटी। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है इसमें आपने कॉमन चीज को ऑब्जर्व कर लिया। तो जब आपने ऑब्जर्व कर लिया तो उसी बेस पे आपने अपना निष्कर्ष निकाला कि 100 के बाद का नंबर आएगा 102। ये जो 102 आपका कंक्लूजन है, सामान्यीकरण किया आपने, इसी को सामान्यीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और गणित में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जनरलाइजेशन करना, क्योंकि जब हम जनरलाइजेशंस करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते हैं। और मैथ्स का, जैसे आपको पता है, गणित पढ़ाने का बेसिक जो हमारा काम है वो यही है कि बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर और रीजनिंग और लॉजिक बढ़े। अब हमने जनरलाइजेशन बनानी है इस सीक्वेंस पे बेस्ड। इसको जनरलाइजेशन कहें, चाहे आप डिसीजन रूल कहें या इन्फेरेंस कहें या निष्कर्ष कहें। तो आपने अब सीक्वेंस देखी, उसको ऑब्जर्व किया। तो आप देखें, फर्स्ट वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर बाय एडिंग टू द प्रीवियस नंबर। ये एक स्टेटमेंट दी मैंने उस सीक्वेंस को देख के। तो मैंने आपको पहले ही कहा, जब आपने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ली, उसमें कॉमनैलिटी ऑब्जर्व की, और जो कॉमन चीज आपने ऑब्जर्व की, अब उसके ऊपर बेस्ड आपने एक स्टेटमेंट दे दी दैट वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर बाय एडिंग 2 टू द प्रीवियस नंबर। तो ये जो आपने स्टेटमेंट दे दी, दिस इज जनरलाइजेशन। अब ये कितनी सही आपने जनरलाइजेशन की है, इट डिपेंड्स कि जो सीक्वेंस में कहीं पे कोई बोलते नहीं एक नंबर में तो 3 ऐड करके नेक्स्ट आया, तब गलत हो जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब एक और ऑब्जर्वेशन आप करना इस सीक्वेंस में, इफ वी टेक एनी 3 सक्सेसिव नंबर्स। अगर आप इस सीक्वेंस में 3 सक्सेसिव नंबर्स लेते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। ये सीक्वेंस ले ली, सक्सेसिव नंबर्स लेने हैं, 0 2 4 या 2 4 6, ऐसे नहीं कहीं से एक लिया कहीं से, सक्सेसिव लगातार जो आ रहे हैं।
तो आप देखते हैं जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं, एक्सट्रीम नंबर्स इसमें क्या है, 0 एंड 4 एक्सट्रीम संख्याएं, इनको प्लस करो 4 आया। अब ट्वाइस द मिडल नंबर आपका 2 है, इसको ट्वाइस किया, 2 से गुणा किया, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, मिडल नंबर का 2 गुना 4, तो ये बराबर आ गया। तो हमने एक और निष्कर्ष निकाला, सम ऑफ द एक्सट्रीम नंबर्स इज ट्वाइस द मिडल नंबर अगर सीक्वेंस में सेम नंबर को बार बार ऐड करा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये भी एक आपकी सीक्वेंस है 1 3 4 6 7, लेकिन आप इसको जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपको लग रहा है 1 में 2 ऐड करके 3, 3 में फिर 1 ऐड करके 4, फिर 4 में 2 ऐड करके 6, 6 में 1, मतलब सेम नंबर ऐड बार बार नहीं हो रहा है। तो जो हमने सेकंड जनरलाइजेशन की, मैं एक बार फिर से बताऊं कि सम ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स मतलब 3, अगर आपने लगातार क्रमागत संख्याएं ली तो जो आपकी फर्स्ट और लास्ट का सम बीच वाली के 2 गुना होता है। तो अगर आपने ये किया है तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए, इस जनरलाइजेशन ये उस केस में वैलिड है जब सीक्वेंस में सेम नंबर ऐड हो रहा है। या तो पहले 0 लिया 2, अगर आप लो 0 3 6 9, या आप लो 0 4 8 4 4 ऐड करो, तो ये सभी के लिए ट्रू है। तो जब बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं देन दे अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज कहाँ सही होती है। और अगर अब मैंने आपको बता दिया कि एक जनरलाइजेशन मैंने ये भी करी है, सम ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स इज ट्वाइस द, और आप इस एग्जांपल में करने लग जाएं तो देखिए क्या होता है। अब एक्सट्रीम नंबर्स मैंने 3 सक्सेसिव नंबर्स लेने हैं 1 3 4, अभी मैंने जो लिए, अभी मैंने सिर्फ लिए 1 3 एंड 4, 3 सक्सेसिव नंबर्स लिए। एक्सट्रीम नंबर्स मतलब फर्स्ट और लास्ट संख्या का सम हमारे पास 5 आ गया, ट्वाइस द मिडल नंबर 6 आ गया। तो अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनवैलिड होगी, सम ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स अब इज नॉट इक्वल्स टू मिडल ट्वाइस द मिडल नंबर, ट्वाइस आएगा यहाँ, ट्वाइस द मिडल नंबर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट वैलिड थी जब सीक्वेंस में सेम नंबर ऐड हो रहा है। फॉर दिस केस जनरलाइजेशन आपकी थी वो इनवैलिड हो गई। तो इतना बिल्कुल मैथ्स में इसको कहते हैं प्रोसेस। जब आप ये प्रोसेस समझते हैं तो जो गलतियां हैं वो आप उसको रेक्टिफाई या ठीक कर लेते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं इस सीक्वेंस में नहीं ये जनरलाइजेशन चलेगी, क्योंकि वो तब चलती है जब सेम नंबर ऐड हो रहा होता है सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस है। अब आप एक और ऑब्जर्वेशन करिए कि आपके ये जितनी भी मैंने संख्याएं लिखी हैं इनका इकाई का अंक देखना है। ये 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 6 8। फिर से फोकस रहेगा इकाई का अंक, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। आप देखेंगे कि 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये चलता ही जा रहा है आपका। तो हम क्या कहते हैं ऐसे केस में, द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स इन द सीक्वेंस इज आइदर 0 और 2 और 4 और 6 और 8। तो ये जो आपने एक कॉमनैलिटी अभी ऑब्जर्व करी, ये जो मैंने एक सीक्वेंस लिखी है इसमें एक और कॉमन पैटर्न ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा कि इन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है अगर सीक्वेंस मैंने ठीक लिखी है, 2 2 प्लस करे हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 आता है, मैथ्स में हमने उनको एक नाम दे दिया है, इस कॉमनैलिटी को, इस सामान्य गुण को देखते हुए, और हम उनको कहते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं इवन नंबर्स कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने दी कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक, ये एक सामान्यीकरण किया मैंने, पैटर्न को ऑब्जर्व किया, 3 मैंने सामान्यीकरण किए हैं इसमें कि नेक्स्ट नंबर आ रहा है 2 प्लस करके, आपका सम ऑफ द एक्सट्रीम नंबर्स है इज इक्वल्स टू ट्वाइस द मिडल नंबर, और तीसरी है कि इकाई का अंक सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है। जब सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है तो मैथ में इसको हमने एक अलग सा नाम दे दिया, सम संख्याएं या इवन नंबर्स। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस को देखते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। यू ऑब्जर्व, बीच में हो सकता है कहीं पे लिखते लिखते अगर थोड़ा सा, तो आपने ऑब्जर्व किया। अब डिसीजन रूल बनाएंगे। नाउ अगेन यू आर सीइंग वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर बाय एडिंग 2 टू द प्रीवियस नंबर इन दिस सीक्वेंस इफ वी टेक एनी 3। तो क्योंकि आप देखो कि इस सीक्वेंस में भी 2 प्लस हो रहा है ऑलवेज, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2, तो सेम नंबर की जब एडिशन रहती है तो हमारा ये जो जनरलाइजेशन है सम ऑफ द एक्सट्रीम नंबर्स इज ट्वाइस द मिडल नंबर, तब ये वैलिड रहती है। जब
सेम नंबर ऐड हो रहा है। अगर आप 1 ले रहे हो, नेक्स्ट आप 4 लेते हो, फिर 7 लेते हो, फिर 10, तब भी ये वैलिड रहेगा। तो जब बच्चे इस तरह से सीक्वेंस को निरीक्षण करते हैं, फिर उसके समानीकरण करते हैं, देन दे अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज कहाँ पे सही फिट बैठेगी। अगर आपने एक जनरलाइजेशन याद कर लिया, मान लिया एक निष्कर्ष आप याद कर लेते हो कि सम ऑफ द एक्सट्रीम नंबर्स इन अ सीक्वेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द मिडल नंबर, कि किसी सीक्वेंस में फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर हम उनका योग करें तो वो बीच वाले नंबर का 2 गुना होता है, याद कर लिया। अब आपको सीक्वेंस किसी ने जानबूझ के दे दी, जैसे हमने पीछे दी थी कि पहले 1 है, फिर 3, आपके पास 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो आप बोलेंगे ये तो मैंने जनरलाइजेशन, मतलब आपकी परिभाषा आपने उसको बोला मैंने याद करी थी, अप्लाई की, वहां तो गलत हो गई। तो इसलिए जनरलाइजेशन सीखना इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चल जाता है कि ये अगर मैंने परिभाषा याद की है तो ये कब कब जो है वो एप्लीकेबल है और कहाँ पे ये गलत हो जाती है। और ये चीजें हम तभी सीख पाते हैं जब आप जैसे सीक्वेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर अपने डिसीजंस बना रहे हैं। कभी डिसीजन सही नहीं आते, गलत भी हो जाते हैं, तो गलत हो जाते हैं, फिर से हम ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी मैंने लिया है 97, 99, तो भी आप देखेंगे कि इस केस में भी वैलिड है। तो इसमें हमें इतना जरूर समझ आ गया कि जब भी जनरलाइजेशंस करनी है तो सीक्वेंस किसके लिए वो एप्लीकेबल रहती है, वो हमें सामान्यीकरण करते करते ही पता चलता है। तो ये बच्चों को सिखाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरी फिर से इसमें ये द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स इन द सीक्वेंस इज आइजर 1 और 3 और 5 और 7 और 9, आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। अब इस संख्या में इकाई का अंक यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 7, 9, फिर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब हमारी लाइफ एंड में आ जाएगी, बट इस तरह से अगर आप इस नंबर्स को लिखते रहेंगे तो नंबर्स का एंड आने वाला नहीं है। और इस सीक्वेंस में इस पैटर्न का भी एंड आने वाला नहीं है कि 1 3 5 7 9, 1 3 5, और चाहे 3 डिजिट नंबर बनता चले लिखते लिखते, 4 डिजिट नंबर बनता चले, लेकिन इकाई का अंक, एक स्पेसिफिक इकाई का अंक, ये कॉमनैलिटी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 3 5 7 9 ही आ रहा है। तो हमने कहा कि ये ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक ऑलवेज 1 या 3 या 5 या 7 या 9 आए, उनको गणित में एक अलग नाम दे दिया, उसको हम कहते हैं विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। तो ये सारी हमने सीक्वेंस रखी बच्चों को, और भी इसमें से और बड़ी जनरलाइजेशन अभी हम कर सकते हैं, अभी 3 ही करी। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि बच्चों को जर्नलाइजेशन का महत्व समझाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब वो स्वयं जर्नलाइजेशन करते हैं तो वो ये भी जान पाते हैं कि ये जो मैंने सामान्यीकरण किया ये कब वैलिड है और कब इनवैलिड हो जाएगा। अगर मैं बच्चों को कहती हूँ बच्चों कोई सीक्वेंस लिखो और मुझे प्रूव करके बताओ कि सम ऑफ द एक्सट्रीम नंबर्स, तो अगर तो उन्होंने ये रूल याद किया तो वो प्लस करेंगे और बोलेंगे कि ये नहीं आ रहा। अगर मैंने पूछा इस केस ये क्यों नहीं हो रहा, फिर मैं वो सीक्वेंस देती हूँ जिसमें हो जाएगा, तो दे विल थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब हम उनको बताते हैं कि ये सामान्यीकरण वहां चलेगा जहां सेम नंबर ऐड करने से नेक्स्ट नंबर आ रहा है, 2 ऐड करने से या 3 से या 4 से। लेकिन जहाँ वेरिएशन है, पहले 2 ऐड किया फिर 4 फिर 1, वहां पे ये जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। So these generalizations, inferences, conclusions drawn leads to definitions, rules, formula in mathematics. तो जैसे हम ये पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम कॉमन चीज ढूंढते हैं, उसका फॉर्मूला बनता है। जैसे मैंने लिखा, ये जो जनरलाइजेशंस हम करते हैं या कंक्लूजन्स निकालते हैं चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, इन्हीं से गणित की परिभाषाएं बनती हैं, रूल्स बनते हैं, फॉर्मूला बनते हैं। फॉर्मूला जो हमें मिलता है वो तो खाना बना बनाया मिल गया, लेकिन बनाना कैसे है अगर वो नहीं जान पाते हैं, गणित में जनरलाइजेशंस कैसे करते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपने जाना कि प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन क्या है, कि सामान्यीकरण कैसे करते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है मैथ्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा लाइफ ब्लड है जनरलाइजेशन गणित का। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं प्रोसेस कैसे फॉर्मूले बने, कैसे डेफिनेशंस बनी, तो हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब आपने, जैसे मैंने एक ही पैटर्न लिया है आज पैटर्न रिकॉग्निशन में, कि आपने परिभाषा पढ़ी है सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग होती हैं, विषम वो होती है जो 2 से, एक और परिभाषा आज हमने जानी, इनको भी विषम कहते हैं। अगर मेरे को कोई कह देता है 100
113, तो मैं देखती हूँ 3 इकाई का अंक, विषम संख्या। तो दीज जनरलाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हमने इतना जाना कि प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन क्या है, और पैटर्न में हम रिकॉग्निशन, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके कैसे निष्कर्ष निकालते हैं। तो आज के टीचिंग एपिसोड में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।